साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। नमस्कार, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज से नेताजी का चश्मा कहानी के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? उत्तर देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। अब इसमें क, ख, ग करके एक एक प्रश्न दिए हुए हैं। उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो पहला देखिए, क, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? पहले वो क्यों मायूस हो गए थे जब उन्होंने क्या कहा था? ड्राइवर से ये कहा कि चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकना है, तो किस लिए मायूस हुए थे, इस बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर लिखिए, हालदार साहब पहले यह सोचकर मायूस हो रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर बिना चश्मे वाले नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति होगी। मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कैप्टन मर चुका है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई ना होगा। अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा ना होगा, इसीलिए वो क्या हो रहे थे? मायूस हो रहे थे। अगला देखिए, ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? जब वो वहां पर अचानक गाड़ी से जा रहे हैं, देखते हैं कि मूर्ति पर क्या लगा है? सरकंडे का चश्मा लगा है, तो क्या उम्मीद जगाता है वो? उत्तर लिखिए, मूर्ति पर चश्मा है, भले ही सरकंडे का है। इससे पता चलता है कि लोगों में देशभक्तों के प्रति श्रद्धा खत्म नहीं हुई है। हालदार साहब की सोच में सरकंडे का चश्मा किसी बच्चे की सोच का परिणाम है। यह उम्मीद जगाता है कि नई पीढ़ी के बच्चों में भी देशभक्ति एवं देशभक्तों के प्रति आदर एवं श्रद्धा की भावना विद्यमान है। अगला देखिए, ग, हालदार साहब इतनी बात पर भावुक क्यों हो गए? हालदार साहब, जब आपने कहानी को पढ़ा था, देखा होगा कि क्या होता है, जब वो सरकंडे का चश्मा देखते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों इतनी जल्दी वो भावुक हो जाते हैं? उत्तर लिखिए, हालदार साहब निराश थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, परंतु मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी निराशा आशा में परिवर्तित हो गई कि बच्चों में भी देशभक्तों के प्रति श्रद्धा विद्यमान है। वे बच्चों में देशभक्ति की भावना देखते हैं। इस बात से वे भावुक हो उठे। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो ये पंक्ति आपकी कहानी से दी गई है, जहाँ पर हालदार साहब ये सोचते हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए अपनी ज़िंदगी दे दी, अपने घर परिवार किसी को कुछ नहीं समझा, ऐसे लोगों पर अगर आज की आने वाली पीढ़ियाँ हंसेंगी तो क्या होगा इस देश का? इस प्रकार से वे सोच रहे हैं। आंसर देखिए, इसका उत्तर देखिए, हालदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं, दुखी होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया, ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है। जो लोग इन देशभक्तों पर हंसते हैं, उनके लिए क्या है? अपना स्वार्थ ही महत्वपूर्ण है। वो अपने लिए ही परेशान रहते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं? वो लोग संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर हैं। उसके लिए वो ये भी नहीं ध्यान देंगे कि अगर हम जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या होगा, अपने देश का हित होगा या अहित होगा, ये भी वो लोग
नहीं सोचते हैं ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, देश के देशभक्तों पर हंस रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। तो ये बात हालदार साहब इसलिए कह रहे हैं कि आज़ादी आंदोलन के तमाम महापुरुष, जो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, आज़ाद हों, बिस्मिल हों, अशफाक उल्लाह खां हों, जितने भी ये आज़ादी आंदोलन के पुरोधा थे, वो अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी और अपने घर परिवार को छोड़कर इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया था। अगर आज उनके ऊपर कोई हंसता है तो किस प्रकार से हम आशा करें कि आने वाली पीढ़ियां किस ओर जा रही हैं और क्या सीख रही हैं। इसीलिए हालदार साहब यहाँ पर इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। जो पान वाला यहाँ पर है, इसमें 3 ही पात्र हैं, एक तो हैं हालदार साहब और कैप्टन चश्मे वाला और पान वाला। तो ये पान वाले के बारे में पूछा जा रहा है कि पान वाला आपको कैसा लगा। तो उत्तर लिखिए, पान वाला एक मोटा और काला आदमी था। वह बहुत ही खुश मिजाज आदमी था। उसकी काली हो चुकी दंत पंक्ति यह बताती थी कि पान खाने का उसका पुराना शौक था। हंसोड़ होने के साथ ही वह भावुक इंसान भी था। उसे अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में पता रहता था। तो इस प्रकार से ये पान वाला था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। तो कैप्टन के बारे में वो क्या पान वाला इस प्रकार से जो बोलता है उसके बारे में आपको लिखना है। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। उत्तर लिखिए आप, कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन जो सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था, उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं है। वह अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता है। कैप्टन शारीरिक रूप से अपंग और मरियल होते हुए भी देशभक्ति की भावना रखता था। अतः पान वाले की उक्त टिप्पणी निंदनीय है। आगे देखिए, रचनात्मक प्रश्न शुरू हो जा रहे हैं। यहाँ से रचना और अभिव्यक्ति, जिन प्रश्नों को आपको अपनी सोच के आधार पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर रचनात्मक प्रश्न मैं करा रहा हूँ, इन प्रश्नों को देख लीजिए और आप अपने से भी लिख सकते हैं सोच करके। तो पहला इसमें प्रश्न है जो देखिए, छठा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। क देखिए, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हालदार साहब चौराहे पर रुक करके नेताजी को देखने के पीछे क्या कारण रहे हैं, आप क्या समझते हैं। कहानी को पढ़ करके आपको लिखना है। उत्तर लिखिए, हालदार साहब के मन में अवश्य ही देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो सुभाष की मूर्ति को देखकर प्रबल हो उठती थी। देश के लिए सुभाष के किए गए कार्यों को याद करके उनके प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ती थी। इसी कारण हालदार साहब चौराहे पर रुककर नेताजी की मूर्ति को निहारते रहते थे। अगला देखिए, ख, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। उत्तर देखिए, जो पान वाला कभी कैप्टन का उपहास करता था, यहाँ तक कि अधिक देर तक कैप्टन के बारे में बातें करना उसे अच्छा नहीं लगता था, वही पान वाला कैप्टन की मौत पर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गईं, गला भर आया। आंखें पोंछते हुए उदास मन से बताया कि कैप्टन मर गया। इस भावना से स्पष्ट है कि पान वाला जितना खुश मिजाज था उतना ही सहृदय भी था। अगला नंबर देखिए, कैप्टन बार बार
मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। तो आपको इसमें कैप्टन के बारे में बताना है कि क्या कारण है वो बार बार नेताजी की आंखों पर चश्मा लगा दिया करता था। उत्तर लिखिए। कैप्टन नेताजी की इज्जत करता था। उसे शायद नेताजी के योगदान के बारे में पता था। वह अपने सीमित संसाधनों में से देशभक्ति व्यक्त करने से नहीं चूकता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उसका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि हालदार साहब जब तक कैप्टन चश्मे वाले को नहीं देखे थे तो क्या सोचते रहे होंगे कि किस प्रकार का ये कैप्टन होगा। आंसर लिखिए। कैप्टन पहले किसी सेना में या आज़ाद हिंद फौज में कार्यरत रहा होगा। कैप्टन कोई हट्टा कट्टा इंसान रहा होगा जिसकी रौबेली मूछें रही होंगी। इस प्रकार से शायद हालदार साहब सोचते रहे होंगे। इस प्रकार से आप कल्पना करके स्वयं भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए। कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विभिन्न चौराहों पर क्या होता है, तमाम लोगों की मूर्तियां लगाई जाती हैं। उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इस प्रकार से आपको बताना है। इसमें आपको क ख ग करके प्रश्न दिए हुए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो क देखिए, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। पहला तो आपको ये बताना है कि इस प्रकार की मूर्तियां लगाने के पीछे क्या कारण है। उत्तर लिखिए। प्रमुख स्थानों पर विशिष्ट अनुकरणीय महापुरुषों की मूर्ति लगाने की परंपरा रही है। यह परंपरा स्थान के महत्व और सुंदरता तक सीमित नहीं है कि वहां की सुंदरता बढ़ जाएगी मूर्ति लगाने से, बल्कि यह अपितु उसके निश्चित उद्देश्य रहे हैं। जैसे पहला देखिए, मूर्ति हमें प्रेरणा देती है कि उस महापुरुष के बारे में जानें और उससे अनुप्रेरित हों, अर्थात उनसे हम अनुप्रेरणा लें, प्रभावित हों, उनसे कुछ अपने जीवन में सीख लें। दूसरा, उस महान पुरुष से शिक्षा लें और उस संस्कृति को बनाए रखें जिस प्रकार की उन्होंने जिस प्रकार से अपने जीवन में कार्य किए रहे होंगे, उस प्रकार के कार्यों को आगे बढ़ाएं हम। तीसरा, उस महापुरुष के द्वारा समाज, संस्कृति और देश के प्रति किए गए योगदानों की लोगों के मध्य चर्चा करें। भावी पीढ़ी को जानकारी मिलती रहे और वे गौरवान्वित हों। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जो भी महापुरुष हैं उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, ये अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने आने वाले छात्रों, अपने आने वाले बच्चों को हम बताएं, जिससे वो भी जान करके उनके बारे में गौरव अनुभव करें। अगला देखिए, ख नंबर। आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। तो जिस प्रकार से मूर्तियां हर चौराहे पर लग रही, इसी प्रकार से आप भी अपने चौराहे पर कौन सी मूर्ति स्थापित कराना चाहते हैं, इसके बारे में आप लिखिए। उत्तर लिखिए। आप अपने से स्वयं सोच करके लिख सकते हैं। जिसको भी आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो, जिसको भी आप अच्छा समझते हो, उसकी मूर्ति लगाने के लिए आप बातें रख सकते हैं। यहाँ पर मैं एक उत्तर दे रहा हूँ। मैं आज़ादी आंदोलन के महान योद्धा शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति लगवाना चाहूँगा, क्योंकि भारत की आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान सबसे बढ़कर है। अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर। उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। जो मूर्तियां इस प्रकार से चौराहों पर लगाई जाती हैं, विशेष विशेष स्थानों पर लगाई जाती हैं, उनके प्रति आपका क्या उत्तरदायित्व है, ये आपको अपने से सोच करके लिखना है। तो उत्तर लिखिए। उस मूर्ति के प्रति हमारा दायित्व यह होगा कि जिस महापुरुष की मूर्ति है, उस महापुरुष के बारे में यथा समय लोगों को परिचित कराएं। मूर्ति की स्थापना स्थल पर समय समय पर विविध प्रकार के आयोजन करते रहें। लोग उस महापुरुष को राष्ट्रीय गौरव के रूप में जानें और उनका सम्मान करें। किसी भी स्थिति में उसका अपमान न होने दें और मूर्ति के सौंदर्य को भी बनाए रखें।
इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस प्रकार से आप सोच करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। तो आपको इस संदर्भ में लिखना है, स्वयं सोचकर लिखना है। और एक इस प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ दे भी रहा हूँ, आप इसको भी देख सकते हैं। हम सब निम्नलिखित कार्यों द्वारा देश प्रेम प्रकट कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम में क्या करें? सहयोग देना, जल स्रोत के आसपास गंदगी ना फैलाना या ना फैलने देना, पूजा अर्चना, यज्ञ हवन आदि के उपरांत अधजली जो सामग्री बचती है एवं राख को नदियों में ना फेंकना, शव को नदियों में प्रवाहित ना करना, सार्वजनिक वस्तुओं का मिलजुल कर उपयोग करना तथा उन्हें स्वच्छ रखना, उन्हें तोड़ फोड़ से बचाना, देश की एकता अखंडता पर आंच न आने देना, समाज एवं देश की प्रगति में योगदान करना, शहीदों तथा स्वाधीनता सेनानियों के प्रति आदर भाव रखना, लोगों के बीच समरसता फैलाना, लोगों के बीच समरसता अर्थात भाईचारा का माहौल निर्मित करना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। जो ये पंक्ति दी हुई है इसमें क्या है कि स्थानीय बोली का प्रभाव दिखता है, इसे आपको मानक हिंदी में अर्थात खड़ी बोली में लिखना है। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो इसको आपको मानक हिंदी में लिखना है। तो उत्तर लिखिए। मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। ऐसे में मूर्ति पर लगा फ्रेम उसे दे दिया जाता है और मूर्ति को तब दूसरा चश्मा पहना दिया जाता है। ठीक, तो ये हो गई मानक हिंदी अर्थात खड़ी बोली। अगला प्रश्न देखिए। भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये जैसे आइडिया शब्द जो है ये तो इंग्लिश है, तो यहाँ पर हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए पूछा जा रहा है कि आपको क्या लगता है अगर दूसरी भाषा में किसी एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों को मिला दिया जाए तो क्या होगा। आंसर लिखिए। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के या शब्द के इस्तेमाल से भाषा समृद्ध होती है। कई बार ऐसा करने से भाषा अधिक मज़ेदार और समकालीन हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कि अगर किसी भी भाषा का विकास करना है तो उस भाषा में जब तक दूसरी भाषाओं के शब्दों को नहीं लिया जाएगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। जैसे हमारी जो हिंदी है इतनी समृद्ध क्यों भाषा है, क्योंकि इसमें कई भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। बहुत सी भाषाओं के शब्दों को हिंदी में लिया गया है, चाहे वो अंग्रेजी हो, उर्दू हो, अरबी, फारसी, इन सब से संस्कृत सबके शब्दों को लेकर के अपने शब्द भंडार को हिंदी ने बढ़ाया है। इसीलिए हिंदी इतनी क्या है, विस्तृत भाषा है। इस प्रकार से ही यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि एक भाषा के साथ दूसरी भाषा जब मिल जाती है तो क्या होता है, उसका और भी विकास हो जाता है, वो और भी विकसित हो जाती है। छात्रों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।